नमस्कार, न्यूज एफर 24 से मैं हूं रजनी कौर और आज हमारे साथ मेहमान है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. सिंह। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं और आपने भारतीय सेना में 40 साल तक सेवाएं दी हैं। आप कश्मीर और उत्तर पूर्व मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपको विशेष सेवाओं के लिए कई बार पुरस्कृत किया गया है। सिंह साहब, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले अपने दर्शकों को घटना का एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगी। गत 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत के पहलगांव में हमला किया था, जिसमें 28 पर्यटक मारे गए थे, जिनसे धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर लिया। तो एन.के. साहब, मुझे एक चीज़ बताइए। आप सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है, क्या भारत अब डिफेंसिव डिप्लोमेसी को छोड़कर और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक को अपना रहा है? मतलब कि अब हम लोग बात नहीं करेंगे, चेतावनी नहीं देंगे, सीधा आपको सबक सिखाएंगे? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जो पॉलिसी रही है वो एक तरह से ऑफेंसिव डिफेंस की रही है जी। जिसका अर्थ होता है कि हम रक्षात्मक हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमलावर भी हो सकते हैं, ऑफेंसिव पर भी जा सकते हैं। तो ये एक बदलाव पिछले कुछ वर्षों से आया है और ये जो अभी आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा है, ये उसी का नतीजा है। जी। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस ऑपरेशन का नाम रखा है सिंदूर। तो सर, ये इसका क्या अर्थ है? ये सिंदूर का क्या मतलब रहा? देखिए, जब ये कोड वर्ड सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा कोड वर्ड दिया जाए जी। तो 5-6 कोड वर्ड थे, जिनमें से सेलेक्ट करते करते फाइनली सिंदूर को सेलेक्ट करा। और इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हत्याएं की गई और कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, जी। उसी को महत्व देते हुए ये कोड वर्ड सेलेक्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर। जी। भारत ने कई बार सबूत दिए हैं, कार्रवाई की है, लेकिन क्या दुनिया अब भी इसी तरीके से चुप बैठी रहेगी या वो हमारा साथ देगी? आपको क्या लगता है कि विश्व की जो अन्य देश हैं वो हमारा कितना साथ देंगे इसमें? जिस तरह से भारत ने विश्व के बाकी देशों के साथ बातचीत की है और बहुत ही डिस्कशंस हुए हैं, उसके बाद में कई देशों ने भारत का रुख समझा है और वैसे भी अधिकतर देश आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो इसके बाद में जब भारत ने कार्रवाई करी है तो कई लोग, कई देश इसके समर्थन में हैं। कुछ देश शायद मदद कर सकते हैं, कुछ देश सामरिक मदद ना करें लेकिन कूटनीतिक मदद जरूर करेंगे। जैसे यूएसए से एक हमारा दूसरा बयान अगेन ट्रम्प से जैसे आया है, उन्होंने कहा कि भारत ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई रही, लेकिन अब हमें रुकना चाहिए। तो क्या ये ठीक है कि हम पे हमले हो रहे हैं और बार बार पाकिस्तान के थ्रू हम पे बार बार हमले किए जाते हैं? और आप ये देखिए, चाहे पहलगाम देख लीजिए आप, चाहे हमारा ताज होटल वाला देख लीजिए, ऐसे अनोखे उदाहरण है कि जब से हम भारत और पाकिस्तान अलग हुआ है तब से हम बार बार उन्हीं के हमलों से त्रस्त होते हैं और हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते हैं, उनको बार बार ये समझाते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ। तो आपको लगता है कि अब हमें रुकना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते? देखिए, जब भी कोई युद्ध आरंभ होता है तो उसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट देखा जाता है। भारत ने भी अवश्य देखा होगा कि हम कहाँ तक क्या हासिल करना चाहते हैं और उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। अमेरिका या और कोई देश जो है, जिस तरह से वो बयान देते हैं कि अब युद्ध को रोका जाए और बातचीत की जाए, वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति की अपील के तौर पर उसे लें, जो कि रूटीन जैसी बात होती है। लेकिन कौन से स्टेज पर हमारी कार्रवाई रोकी जाए, ये भारत के ऊपर ही निर्भर है कि कहाँ तक अपन जाएंगे और क्या हमने अपने मन में सोच रखा है। जी। जैसे कि कल पाकिस्तान ने हड़बड़ाहट में हमारे ऊपर जैसे ड्रोन छोड़े और ये किया, ये मुझे हड़बड़ाहट ही लगती है क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं लगी जिसके अंदर उन्होंने ढेर सारे ड्रोन छोड़ दिए। ये हमास कहते हैं कि हमास की जो स्ट्रैटेजी होती है एक साथ ढेर सारे ड्रोन छोड़ना, लेकिन हमारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने उसे टारगेट किया और सारे के सारे ड्रोन्स जो है वो हवा में ही ख़त्म कर दिए गए। तो सर, ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कल रात जो भी कार्रवाई करी है बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी है और टोटल 57 ड्रोन्स तो मार गिराए हैं जिसकी पुष्टि हुई है। जब ड्रोन्स भेजे जाते हैं तो एक जगह पर एक साथ 8, 10, 15 ड्रोन भेजते हैं ताकि दुश्मन भी ये सोचता है कि कुछ उसमें से मारे भी गए तो बाकी कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा। अब उनको गिराने के लिए भारत ने अच्छी बात ये करी है कि ड्रोन्स के लिए S-400 जैसा बहुत ही अत्याधुनिक सिस्टम यूज़ नहीं हुआ है जी। ओके। जबकि पाकिस्तान की या और किसी की भी कोशिश हो सकती है कि भी S-400 इस्तेमाल होता तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहाँ पर क्या करता है, उसकी भी थोड़ी जानकारी उनको मिल सकती है जी। लेकिन कल रात जितने भी गिराए गए हैं वो हमारे जो पुराने हथियार हैं उन्हीं के द्वारा गिराए गए हैं, जिनमें L-70 गन्स हैं, ZU-23 मिलीमीटर गन्स हैं, शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये करीब 30, 40, 45 वर्ष पुराने सिस्टम्स हैं जिनको हमारी सेना ने थोड़ा अपग्रेड किया है और उनके साथ प्रैक्टिस करके ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसका हमने यूज़ ही नहीं किया, बल्कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके से ही हमने इस पूरे हमले की इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई की और इतनी अच्छी सफलता पाई है। फ़िलहाल वही ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही किया है क्योंकि हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग बहुत ही उत्तम दर्जे की है और बहुत अच्छी तरह से ये कार्रवाई करी है। S-400 जैसा सिस्टम तो बहुत बड़े हथियारों के लिए होता है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स इत्यादि, या कोई पाकिस्तान के जहाज़ जो इस तरह के हथियारों से लैस हो उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए है। ड्रोन्स पर इसको वेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब हमारी सेना की ट्रेनिंग भी, प्लस मैं ये कहूँगी कि हमारी सेना का जो जज्बा है वो भी यहाँ पर बहुत काम करता है अपने देश के लिए मर मिटने का। अल्टीमेटली हथियार कोई भी हो, उसके पीछे जो आदमी होता है, जो सिपाही होता है, जो सैनिक होता है, सबसे बड़ी बात तो वो होती है। उसमें जितना जज्बा है, जितनी उसमें ट्रेनिंग की काबिलियत है, उतना ज़्यादा सफल होएगा और यही देखने को मिला है। भारतीय सेना का मनोबल भी बहुत अच्छा था और सिविलियंस, कई लोग अपने छतों पर जाकर भी देख रहे थे किस तरह से ड्रोन्स को गिराया जा रहा है और इसमें भारत को निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता मिली है। आपको क्या लगता है कि युद्ध आगे जाके भविष्य में क्या रूप ले सकता है? जैसे कि पाकिस्तान ने हमें परमाणु हमले की भी धमकी अभी दी है, तो क्या आगे जाके आपको लगता है कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है भारत के ऊपर? देखिए, परमाणु बम किसी के पास होना वो एक तरह से एक उसकी डिटरेंट वैल्यू होती है कि दूसरे साइड को रोकने के लिए कि भी हमारे ऊपर हमला मत करिए, हमारे पास ये है जी। लेकिन जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है, कारगिल युद्ध के टाइम में भी थे परमाणु हथियार, आज भी हैं जी। और इतने पिछले 30-35 वर्षों से प्रॉक्सी वॉर बोलिए या आतंकवाद के जरिए युद्ध बोलिए, वो तो चल ही रहा था। अब पाकिस्तान का ये कहना कि हम परमाणु बम यूज़ कर लेंगे, उसको ये भी मालूम है कि यदि परमाणु बम इस्तेमाल करता है तो पहली बात तो हो सकता है कि उसका ये परमाणु बम कैरी करने वाली मिसाइल या हवाई जहाज हवा में ही निष्क्रिय कर दी जाए। अगर कहीं करता भी है तो उसे मालूम है कि जवाबी कार्रवाई में लगभग पूरा पाकिस्तान, बड़े बड़े शहर सारे तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए मैं तो नहीं मानता कि परमाणु बम इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, बाकी कई तरीक़ों से युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर पाकिस्तान करेगा और इसके लिए भारत तैयार है। भारत ने जो भी कार्रवाई करी है अभी तक, वो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप वाली कार्रवाई है। 22 अप्रैल का उत्तर 7 मई सवेरे 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में 27 मिसाइल्स जो दागी गई थी 9 ठिकानों पर, उनसे दिया गया और ये सारे ठिकाने आतंकवादी ठिकाने थे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमले शुरू करे तो उन्हीं ड्रोन्स को गिराया गया और ड्रोन्स एक तरह से दुश्मन के भी एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, इस तरह की जगह के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे पाकिस्तान के, उनको नाकाम किया गया।
जी। जो कल रात का हमला था पाकिस्तान का, जैसे कि मैंने आपसे कहा हमास स्टाइल में उन्होंने ढेर सारे ड्रोन और मिसाइलें 100 से लगभग उन लोगों ने ड्रोन छोड़े हैं और 70 से लगभग कुछ मिसाइलें शायद उन्होंने डाली थी। क्या सोचा था उन्होंने कि ये चीज़ें सक्सेस हो जाएंगी? मतलब ये जो कुछ था, ये तांडव किस लिए मचाया गया उनको? क्या भारत को डराना चाहते थे या क्या? इसके दो तीन पहलू हैं। पहला तो ये कि वो अपनी पाकिस्तानी आवाम को बता सकते हैं कि हमने भी बहुत तगड़ा हमला किया है और हमने भी इतने सारे मिसाइल्स इत्यादि वहाँ भेजे हैं। अपने आवाम को बताने के लिए वो ड्रोन शब्द यूज़ नहीं करेगा जी। वो तो यही कहेगा कि हमने भी बहुत हमला करा है, मिसाइल्स दागी हैं, और यदि किसी शहरों में कहीं पर ज़्यादा नुकसान हो जाता तो वो अपनी आवाम को बताने के लिए अवश्य बोलता कि हमने अमृतसर में इतना तहस नहस कर दिया है, जालंधर में ये कर दिया है, बाड़मेर में ये कर दिया है। वो तो अभी भी शायद बोल रहा होगा, क्योंकि अपनी जनता को वो ये तो नहीं बताएगा कि हमने जो ड्रोन भेजे थे उन्होंने कुछ खास कहीं पर भी नहीं कर सके हैं जी। एक तो वो है। दूसरा, जब ड्रोन भेजते हैं तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इन दिस केस भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उससे दुश्मन देश यहाँ पर पाकिस्तान को पता चल सकता है कि इनके रेडार्स कहाँ पर है, कौन सी गन्स कहाँ पर है, किस तरह से फायर करती हैं। तो इसीलिए पहले ये छोटे वाले ड्रोन्स भेजे होंगे जी। ताकि इस तरह की जानकारी हासिल हो जाए और ड्रोन्स द्वारा जो भी डैमेज कर सके वो डैमेज भी करे। अब ड्रोन्स का ऐसा है कि एक तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं और दहशत के लिए ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। चीन ने इनको काफ़ी सारे ड्रोन्स दे रखे हैं और तुर्की भी इनकी मदद कर रहा है। 2-3 साल पहले यदि आपको याद है तो अज़रबैजान और आर्मीनिया के युद्ध में जी। तुर्की ने काफ़ी ड्रोन्स अज़रबैजान को दिए थे, क्योंकि वहाँ पर तो अच्छी तरह से चल गए, क्योंकि आर्मीनिया के पास कुछ खास नहीं था। अब पिछले 10-12 दिन में टर्की से लगभग 6-7 एयरक्राफ्ट आए हैं, उसमें ज़रूर ड्रोन भी होंगे, बाकी और सैनिक सामग्री भी होगी जी। कुछ ये टर्की से भी आए होंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने इसका जवाब दिया है और इनको नाकाम किया है जी, तो बहुत ही सराहनीय है। बहुत ज़बरदस्त। जैसे कल रात को जो हमला किया गया था उसके अंदर पाकिस्तान के 4 हवाई जेट जो थे, इनके जो थे वो ध्वस्त हुए, साथ में एक पायलट भी शायद जिंदा पकड़ा गया। अगर हम यूँ देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही बदतर है सर। वहाँ पर ये कंडीशन है कि लोगों के पास में उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश को चाहिए वो नहीं है, फिर भी पाकिस्तान अपना 80-90% पैसा जो है इस तरीके से आतंकवाद में बर्बाद करता है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्यों पीछे नहीं हटना चाहता है? और इतने बड़े देश के पीछे जहाँ मुझे लगता है वो कभी इतने सालों में ही हमारा बाल बाका नहीं कर पाया, वो अभी भी क्यों नहीं रुकना चाहता है? देखिए, इसका उत्तर तो ये है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन सरकार है वो केवल एक मुखौटा है। फौज ज़्यादा काम करती है वहाँ, फौज के ही हाथ में है सब कुछ, और फौज का अस्तित्व तभी बना रहेगा जबकि युद्ध के बादल मंडराते रहेंगे या इस तरह की स्थिति होती रहेगी। यदि एक्चुअल डेवलपमेंट की ओर ध्यान जाए पाकिस्तानी सरकार का और ज़्यादा पैसा उस तरफ लगाया जाए तो सेना को इतना नहीं मिलेगा, सेना की पूछ इतनी नहीं होगी, और सेना के पास जितना पैसा आज आ रहा है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें से अधिकतर पैसा जो उनके कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं पाकिस्तानी सेना की, उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। यही कारण है कि कितने ही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं जिनके अरबों करोड़ों रुपए विदेशों में हैं। जी, तो मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को अंडरग्राउंड हेल्प करते हैं? अंडरग्राउंड हेल्प जो आप कह रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उनको मदद अवश्य मिलती है। एक देश का तो मैंने आपको नाम लिया था, तुर्की का नाम मैंने लिया है। जी जी। इसी तरह कुछ और देश भी हैं। चीन एक और देश है जो काफ़ी मदद करता है। और जो आतंकवाद है वो एक बहुत ही कम खर्चे वाली अप्रोच है। जो आतंकवादी जाते हैं उसका सिर्फ खाने पीने का और कुछ लाख रुपए परिवार को मिल जाएंगे यदि इसको कुछ हो जाता है। उसके अलावा एक राइफ़ल है, कुछ एमिनिशन है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है।
लेकिन दहशत काफ़ी पैदा कर सकते हैं वो। इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव है, जो ज़ियाउल हक जब प्रेसिडेंट होते थे पाकिस्तान के 1982-83 के आसपास, तब ये उन्होंने शुरू किया था टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ओके। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, लेकिन लगातार, और यही चलता रहा है। यदि आप 1990 से लें, जब कश्मीर में एकदम से सब कुछ काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था, कश्मीर से हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा था, तब से भी 35 वर्ष तो हो गए हैं। तो 35 वर्ष तक ये आतंकवाद चलता रहा है, जो कि एक तरह से अब इसका खात्मा करना आवश्यक है जी। जिसे कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक चीज़ है, लेकिन भारत जैसे देश को अब कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन की तरफ काम करना चाहिए जी। कि इस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और उसका एक तरीका यही था कि जो पाकिस्तान में इसके आका हैं, जहाँ से सपोर्ट मिलता है, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी। और जहाँ से भी फंडिंग इत्यादि आती है, उन सबको ख़त्म किया जाए। इस बार वो किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको इस बार एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ाया जाएगा। 9 से 9 ठिकाने जो आतंकवाद के बर्बाद किए गए हैं, उनके जो खास हेडक्वार्टर्स माने जा सकते हैं, और उसमें से शायद माना जा रहा है कि कुछ बड़े सरगना भी इनके चल बसे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ एक वीडियो है जिसके अंदर फ़ौज वहाँ पर खड़ी है, उस जनाजे के अंदर राष्ट्रपति की तरफ से बुकेज हैं और उनको सलामी दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे बड़ा नाम है जो इसमें मिटा दिया गया है? दो बड़े नाम हैं। जो मसूद अज़हर का एक भाई है, आई थिंक उसका नाम राऊफ अज़हर है जी। जो उनका नंबर 2 होता था, और दूसरी तरफ हाफिज़ सईद का भी एक बहुत ही करीबी है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन नंबर 3 माना जाता था। तो ये तो मारे गए हैं पक्का। इसके अलावा हर एक ठिकाने पे बहुत नुकसान हुआ है, कई लोग मारे गए हैं। 100 से अधिक आतंकवादी तो 100 से अधिक भारत सरकार बोल रही है जी। 60-65 से ज़्यादा कई और सोर्सेज बोल रहे हैं, 50-60 तो एक एक ठिकाने पर बोल रहे हैं जी। सो इस बार नुकसान तो बहुत हुआ है उनको, और इस बार कोई सबूत मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसूद अज़हर हो या हाफिज़ सईद हो, वो अपने आप आगे आकर बोल रहे हैं कि मेरा पूरा कुनबा ख़त्म हो गया है, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, इत्यादि इत्यादि। और जो फ़ोटोज़ आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि सेना के अधिकारी और आतंकवादी सब वहीं पर थे जनाजे पर जी। तो इससे ये तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना और ये आतंकवादी संगठनों का बहुत ही गहरा गठजोड़ है। और अब इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं कि पाकिस्तानी सेना का ही एक हिस्सा है ये जो आतंकवादी संगठन है। जी। तो जैसे कि भारत की जो जवाबी कार्रवाई हुई है सर, 28 लोग उन्होंने हमारे निर्दोष मारे, और हमने जब जवाबी कार्रवाई की उनके परिवार के 10 लोग मरे, तो उन्होंने ये कह दिया कि काश हम भी मर गए होते। तो ये दर्द उन्होंने क्यों हमारे परिवारों के लिए इतने सालों तक महसूस नहीं किया, जब वो हमारे सिविलियंस को कभी कहाँ मुंबई का हमला आप चाहे ले लीजिए, चाहे आप हमारा पुलवामा वाला सेनाओं का ले लीजिए, ये दर्द उन्होंने तब क्यों महसूस नहीं किया? ये जो दहशतगर्द होते हैं, इनकी जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है वो ऐसी होती है कि इनको बाकी लोगों का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता है। अपने पे पड़ी तो पता लगा। हाँ, जब अपने ऊपर आता है तभी पता चलता है। और आज सवेरे मेरे ख्याल से भारतीय साइड से एक डिमांड गई है कि हमें मसूद अज़हर हैंड ओवर कर दिया जाए और रऊफ़ असगर जी। अब ये ऐसी डिमांड है जो पाकिस्तान यदि इनको देता है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान अगर देता है तो पाकिस्तान में जो आवाम है और बाकी जो मुस्लिम उम्मा है उनमें शायद इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। सो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही विकट परिस्थिति है, युद्ध वाली स्थिति है। युद्ध से बचना है तो ये दोनों ही हैंड ओवर कर दो, लेकिन वो हैंड ओवर कर सकता है या नहीं, और नहीं हैंड ओवर करते हैं तो आगे जो कार्रवाई भारत ने करनी है वो करेंगे। जी। तो आपको लगता है कि हम इस तनाव को युद्ध मान ले, और आपको लगता है कि महीने के अंत तक हम एक अंत तक पहुंच ही जाएंगे कि अब क्या होना है? और क्या आप ये मानते हैं कि इस बार की कार्रवाई में POK भारत में शामिल हो जाएगा? इसको युद्ध तो बिल्कुल मान लेना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो तो 7 तारीख से ही
आप इसको युद्ध मान लीजिए, जी। चाहे वो अपने मिसाइल अटैक्स हो, चाहे ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से हो। और उससे पहले भी यदि 22 अप्रैल को 28 लोग हमारे मारे गए हैं तो उसको क्यों नहीं युद्ध माना जाए? जी, वो तो सबसे बड़ा युद्ध है। हाँ, आगाज तो उन्होंने ही किया। उसको हम युद्ध नहीं मान रहे थे, आतंकवाद को, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान हमेशा उठाता रहा था। जी। राइट। सो इसकी जो आगे की कार्रवाई होनी है, आपने पीओके का जिक्र किया। अब भारतीय सेनाओं की क्या प्लानिंग है उसके बारे में ना तो मुझे मालूम है, ना ही हम उसके बारे में कुछ गैस वर्क करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीओके तो हमारी पार्लियामेंट ने भी 30-35 वर्ष पहले से बोल रखा है कि ये भारत का ही हिस्सा है और भारत में इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा बाकी और भी जगह हैं जहाँ पर भारत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस बार बस यही है कि जो भी हम लें उसको वापस नहीं किया जाना चाहिए जी। वो इसलिए कि यदि कहीं पर भी हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का पाकिस्तान का एरिया हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास ही रखें ताकि आगे के लिए वो हमेशा पाकिस्तान को याद दिलाए कि हमें ये दोबारा नहीं करना है। अब कुछ किया तो और भी जा सकता है। जी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। और इससे कनेक्टेड बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो भी काफ़ी रेलेवेंट है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी काफ़ी सफलताएं हासिल करी हैं बलूचिस्तान में। और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हुए पाकिस्तान ने अपने फ्रंटियर कोर के जो ट्रुप्स वहाँ पर थे बलूचिस्तान में, उनको भी भारत के बॉर्डर की ओर मूव करा दिया है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए और भी आसान हो गया है बलूचिस्तान में कार्रवाई करना। उन्होंने भी अपनी कार्रवाई काफ़ी बढ़ा दी है और मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दे। जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जब जब पाकिस्तान ने हमसे पंगा लिया है तब तक मुंह की खाई है। अब जब हम 1971 की अगर बात करें तो जब हमने किया था तो बांग्लादेश को उसके टुकड़े होने पड़े। अगर आज भी वो पीछे नहीं हटे तो शायद पीओके बलूचिस्तान, जैसा कि भी सर ने बताया, उसके भी टुकड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हम पे हमला करने से बेहतर है कि अपने देश की जनता को देखे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप से बड़ा बेटा कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो कभी हमारा ही हिस्सा था और हमारे ही टुकड़ों पे पलकर वो आज एक देश बना है। तो उसे पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सेना अब तैयार है, हमारे नेता अब तैयार है और वो जानते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। हम डिफेंसिव मोड से बाहर आ चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि हम आपको मुंह तोड़ जवाब दें। मैं हूं रजनी कौर और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।